आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी वीएलडीएल की मेटाबॉलिज्म। जो वीएलडीएल की मेटाबॉलिज्म है वो एंडोजिनस लाइपोप्रोटीन पाथवे के थ्रू होती है। एंडोजिनस लाइपोप्रोटीन पाथवे का मतलब ये कि इसकी सिंथेसिस लिवर के अंदर होती है, जबकि काइलोमाइक्रोन था एक्सोजिनस लाइपोप्रोटीन पाथवे, उसकी सिंथेसिस जो हम फूड इनटेक करते हैं उसके थ्रू जो आते हैं मटेरियल उसके जरिए होती है। एंडोजिनस का मतलब विद इन द लिवर और एक्सोजिनस के उसका सोर्स आउटर सोर्स है कोई। एंडोजिनस में क्या होता है, हमारे पास जो फैट प्रेजेंट होंगे लिवर में वो कंबाइन करेंगे आपस में, फैट में ट्राइग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रोएस्टर, ये सारे आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह। कंबाइन करने के बाद उसके ऊपर एक एपो B100 जो कि स्पेसिफिक इसके लिए है, VLDL के लिए, वो इसके साथ आकर अटैच होता है। ये जो ऑरेंज है इसमें है कोलेस्ट्रॉल और कोलिएस्टेराइल, जबकि येलो में ट्राइग्लिसरॉल्स और ये ब्लू में हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। अब देख सकते हैं कि इसमें ऑरेंज जो है कोलेस्ट्रॉल इसकी कंसनट्रेशन बहुत लो है, टैग की उससे ज़्यादा है, और फॉस्फोलिपिड्स उससे की भी कोलेस्ट्रॉल टैग के मुकाबले में फॉस्फोलिपिड्स की कम है। अब क्या होगा कि लीवर में ये बन गया, इसे कहेंगे नेसेंट VLDL। नेसेंट VLDL एंटर होगा ब्लड में जब जाएगा तो HDL से इसके ऊपर ApoC2 और ApoE आकर अटैच हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह काइलोमाइक्रोन्स के साथ हुआ था। अब ApoC2 और ApoE के साथ आकर अटैच हो जाएंगे तो अब इसको हम कहेंगे मैच्योर VLDL। ApoC2 का क्या काम था, पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा कि ApoC2 का काम है LPL एंजाइम को एक्टिवेट करना। LPL एंजाइम को एक्टिवेट करता है। LPL एंजाइम किस तरह आएगा, ये भी पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मसल सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स और एडिपोस टिश्यूज, ये स्पेसिफिक एंजाइम बनाते हैं ये स्ट्रक्चर्स। अब ये LPL एंजाइम बनाकर अपनी कैपिलरीज वॉल के साथ अटैच कर देते हैं। अब जब ये VLDL का मॉलिक्यूल्स में से पास होगा इनकी कैपिलरीज में से, तो ये LPL एंजाइम टैग ट्राइग्लिसरॉल जो VLD में प्रेजेंट होगा उसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक कर देगा। फ्री फैटी एसिड स्टोर हो जाएगा इन स्ट्रक्चर्स में, जबकि जो ग्लिसरॉल है वो दोबारा लिवर में चला जाएगा और डिफरेंट रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बच जाएगा स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन क्योंकि कह रहे हैं कि इसकी डेंसिटी इसके मुकाबले में वेरी लो के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से टैग का पोर्शन काफ़ी हद तक अलहदा हो गया जो बाकी। अब देखें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रोएस्टेरॉल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जबकि टैग की कंसनट्रेशन कम हो गई है। अब ये जब मूव करेगा ब्लड में तो जिसके ऊपर C2 और E था ये वापस कर देगा HDL को जिससे इसने पहले लिया था, और इसको वापस करने के साथ साथ ट्राइग्लिसरॉल भी थोड़े से देगा HDL को। जब ये अपना ट्राइग्लिसरॉल जिससे थोड़ा बहुत देगा जो इसमें थोड़ा सा रह गया, और इसको टैग देगा, और HDL इसे अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टेराइल थोड़े से देगा। अब ये और काइलोमाइक्रोन में यहाँ पर स्टेप में क्या फ़र्क आता था कि काइलोमाइक्रोन सिर्फ अपना C2 देता था और E नहीं देता था, ये अपना C2 और E दोबारा वापस HDL को दे देता है, साथ ही साथ टैग भी देता है और HDL इसे कोलेस्ट्रॉल एस्टर देता है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी क्योंकि अब इसने टैग अपना, और जो है यहाँ पर उसने टैग जब दे दिया था फैटी एसिड्स बने थे, ठीक है, उससे इंटरमीडिएट का था। अब थोड़े से और टैग इसमें से निकल गए तो हम लो डेंसिटी लिपिड्स कहेंगे। अब इसके पास सिर्फ अपना रह गया एपो B100। अब ये जो बनेगा LDL ये या एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में जाकर स्टोर हो जाएगा उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके, या लिवर में चला जाएगा। अब लिवर में रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और लिवर में जाकर इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जब बाकी रेमिनेंट में जो चीज़ें रह गई हैं उसकी आगे मेटाबॉलिज्म हो। नेक्स्ट इसकी क्लिनिकल्स में हमारे पास दो मेजर क्लिनिकल्स हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीरोसिस। इसमें क्या होता है, द अक्कर when there is imbalance between hepatic triacylglycerol synthesis and the secretion of VLDL। ये तब होता है
कि अब हमारा लिवर ट्राइग्लिसरॉल की सिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन VLDL की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं कर सकता, यानी अब लिवर से बाई ब्लड में नहीं VLDL जा रहा। इससे क्या होगा, टैग की कंसनट्रेशन लिवर में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ओबेसिटी का खतरा होगा और डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 2 ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिलियल टाइप 3 हाइपर लाइपोप्रोटोलीमिया। इस केस में क्या है, जो एपो ई हमारे पास है, पहले प्रोटीन ई है, वो नॉर्मली 3 आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एपो E2, एपो E3 और एपो E4। एपो E2 लीस्ट कॉमन है, एपो E3 मोस्ट कॉमन है और एपो E4 रेयर है। और अगर ये प्रेजेंट हो तो इसका मतलब अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा होता है। एपो E2 अगर प्रेजेंट हो और अगर जो इसको जीन बना रहा है वो होमोजाइगोटिक हो एपो E2 के लिए, तो ख़तरा और ज़्यादा बन जाता है। एपो E2 इन्वॉल्व होती है हमारे पास, क्या करती है कि एपो E2 बाइंड्स पुअरली टू रिसेप्टर्स एंड पेशेंट्स हु आर होमोजाइगोटिक टू एपो E2 आर डेफिशिएंट इन द क्लियरेंस ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स। हमने देखा था कि एपो E2 जो है उसका काइलोमाइक्रोन में क्या फंक्शन था कि जो रेमिनेंट काइलोमाइक्रोन था उसको दोबारा लिवर में लेके जाती थी। अब अगर एपो E2 होमोजाइगोटिक है और ये प्रेजेंट है उसके ऊपर, वैसे कॉमनली होती है एपो E3। अगर एपो E2 प्रेजेंट है तो काइलोमाइक्रोन और इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दोबारा लिवर में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से ब्लड में इसकी लेवल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी हो सकता है। और साथ ही साथ हमें प्री मेच्योर इलेक्ट्रोसेक्लेरोसिस भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस ये कि हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल्स के साथ कोलेस्ट्रॉल अटैच हो जाता है, और ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास। तो ये था सारा क्लिनिकल्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL।